हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताऊंगी। व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगने से संबंधित कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है करदाता द्वारा व्यापार का संचालन। देखिए, इस शीर्षक में भी अन्य शीर्षक की भांति आयकर उस व्यक्ति पर ही लगता है जो व्यापार का संचालन कर रहा हो, चाहे वह व्यापार का स्वामी हो अथवा नहीं हो। इस शीर्षक के अंतर्गत भी कर लगाने के लिए व्यापार का स्वामित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना व्यापार का संचालन। जैसे हमने मकान संपत्ति से आय शीर्षक में पढ़ा था कि मकान का स्वामी करदाता होना चाहिए, ऐसा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं है। इस शीर्षक के अंतर्गत स्वामित्व से ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यापार का संचालन। इसमें यह भी आवश्यक नहीं है कि करदाता स्वयं अपने हाथों से ही व्यापार करता हो अथवा व्यापार का जो संचालन करता हो वो स्वयं ही करता हो। करदाता का व्यापार कोई अन्य व्यक्ति भी चला सकता है, उसका संचालन कर सकता है, परंतु करदाता को संचालन का पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है। तो ये इसका पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा है सभी व्यापारों की सम्मिलित आय पर कर लगना। देखो, करदाता एक से अधिक प्रकार के व्यापार भी करता है, तो हम आयकर की गणना उन सब पर अलग अलग नहीं करते। हम प्रत्येक व्यापार की कर योग्य आय की गणना करते हैं और कर योग्य आय की गणना करने के बाद उन पर एक सम्मिलित रूप से हम क्या करते हैं, आयकर का निर्धारण करते हैं। तो एक से अधिक व्यापार होने की दशा में भी हम पहले सबकी इंडिविजुअल कर योग्य आय का निर्धारण करेंगे, तत्पश्चात उसकी कुल आय पर हम कर की गणना करेंगे। अगला बिंदु है गत वर्ष में व्यापार का संचालन। इस शीर्षक में आयकर लगाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि गत वर्ष में किसी भी समय व्यापार का संचालन किया गया हो। ये जरूरी नहीं है कि करदाता ने संपूर्ण वर्ष व्यापार को चलाया हो। गत वर्ष में यदि उसने किसी भी समय व्यापार को चलाया है तो उस पर हम कर योग्य लाभ की गणना करेंगे। अगला बिंदु हमारा आता है भावी लाभ, फ्यूचर गेन, प्रॉफिट। गत वर्ष में हुए वास्तविक लाभों पर ही आयकर लगता है, तो आयकर अधिकारी काल्पनिक, अनुमानित अथवा भावी लाभों पर उसे आयकर लगाने का अधिकार नहीं है। जो वास्तविक लाभ हुए हैं कर उसी पर लगेगा। किसी तरह का कोई नोशनल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, उस पर कर की गणना नहीं की जाती। इसी तरह गत वर्ष में व्यापार का संचालन। ये हो चुका है। अगला है सट्टे के व्यापार के लाभ। देखिए, सट्टे के व्यापार के लाभ भी बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक में ही कर योग्य होते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने पहले भी इसको अर्लियर डिस्कस किया है कि इसके अंतर्गत, इस शीर्षक के अंतर्गत आय की वैधता पे ध्यान नहीं दिया जाता। आय को हम कंसीडर करते हैं और आयकर अधिनियम में करदाता की आय चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, उस पर कर की गणना की जाती है। तो सट्टे के व्यापार के लाभों पर भी इस शीर्षक के अंतर्गत आयकर लगता है। सट्टे के व्यापार के लाभ एवं हानियों को अन्य व्यापारिक आयों से हम अलग रखते हैं, लेकिन सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति सभी सट्टे के लाभों से ही कर सकते हैं, लेकिन सट्टे के व्यापार के लाभ भी इसी शीर्षक में कर योग्य होते हैं। इसी तरीके से हम इसमें लेते हैं कि अगर मान लीजिए करदाता को किसी तरह का, यदि उसने मान लीजिए सोलो एकाकी व्यवहार किया है, तो उसकी हम क्या करेंगे, तो एकाकी व्यापार के लाभों की गणना करते समय उस व्यवहार से संबंधित सभी खर्चों को घटा दिया जाता है, भले ही उसमें से कुछ व्यय हिसाबी वर्ष के पहले के ही क्यों ना हों। इसमें वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत कर देय लाभों की गणना करते समय वाणिज्य के जो सामान्य सिद्धांत है, कॉमर्स के जो सिंपल प्रिंसिपल है, जो हमारे जनरल जो प्रिंसिपल है, उनको कंसीडर किया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्तिगत व्यय हैं तो उनकी छूट व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो कुछ ऐसे व्यय हो सकते हैं जो आयकर अधिनियम में स्पष्टतया स्वीकृत नहीं हो,
परंतु यदि ऐसे व्यय करदाता द्वारा व्यापार के लिए किए गए हैं तो व्यापार के लिए आवश्यक है, तो ऐसे व्ययों को घटाया जा सकता है। जैसे व्यापार के हित में किए गए यदि कोई व्यय हैं, तो यदि वो व्यय व्यापार के हित में करना जरूरी है तो उनकी स्वीकृति करदाता को मिल सकती है। इसी तरह व्यापार के बंद होने पर संपत्तियों के विक्रय से लाभ। मान लीजिए कोई व्यापार है, उसे करदाता ने बंद कर दिया है, तो ऐसी स्थितियों में संपत्तियों के विक्रय से होने वाले लाभों पर इस शीर्षक के अंतर्गत कर नहीं लगता। लेकिन यदि मान लीजिए बिजनेस स्टॉक है और वो अलग से बेचा जाता है, तो उसके विक्रय से होने वाले लाभ पर इस शीर्षक में कर लगाया जाता है। इसी तरीके से गत वर्ष के पूर्व स्वीकृत की गई हानि अथवा छूट के संबंध में भी यही नियम है कि यदि करदाता को गत वर्ष में कोई ऐसी राशि प्राप्त होती है जो गत वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में हानि, खर्चे या दायित्व के रूप में घटा दी गई है, तो ऐसी प्राप्त राशि करदाता के गत वर्ष के कर देय लाभों में जोड़ दी जाएगी। यानी कि जो उसके कर योग्य लाभ होंगे उसमें उसको शामिल किया जाएगा, क्योंकि पहले उस पर इनिशियली छूट ले ली है उसने और अब उसको वो रिकवर हो गई है, तो ऐसी रिकवर्ड आय जो है वो इस शीर्षक में पुनः कर योग्य हो जाएगी और उस पर आयकर की गणना की जाएगी। तो ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमने देखे और जो हमने ये देखा कि हम व्यापार एवं पेशे से लाभ की यदि गणना कर रहे हैं तो उस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। अगला हमारा बिंदु आता है व्यापार अथवा पेशे के लाभों के निर्धारण से संबंधित अधिनियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं। देखिए, हर शीर्षक की अपनी कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं होती है। जैसे हमने सैलरी में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि किस तरीके से हमें वेतन को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना आवश्यक है। ठीक उसी तरीके से व्यापार एवं पेशों के लाभों का जब हम निर्धारण करने जा रहे हैं तो कुछ अधिनियम में महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें सबसे पहली व्यवस्था आती है गत वर्ष का निर्धारण। देखो, गत वर्ष हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गत वर्ष की अवधि क्या होती है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है। तो नए व्यापार अथवा पेशे का गत वर्ष उसकी स्थापना के दिन से प्रारंभ होगा। मान लीजिए नया व्यापार प्रारंभ भी 1 जून 2019 को हुआ है, तो उसके गत वर्ष की स्थिति क्या रहेगी, 1 जून से 31 मार्च। लेकिन उसके बाद जो उसकी अवधि होगी वो क्या होगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च उसकी अवधि मानी जाएगी। तो व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत हमें अन्य शीर्षक की भांति ही गत वर्ष को भी मद्देनज़र या कंसीडर करना पड़ता है। अगला हमारा आता है लेखांकन की पद्धति कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करदाता ने कौन सा अपनाया हुआ है। तो इस शीर्षक के अंतर्गत करदाता की आय की गणना उसके द्वारा नियमित रूप से जो लेखांकन पद्धति अपनाई गई है उसी हिसाब से की जाती है। और लेखांकन पद्धति हम 2 तरह से यहाँ पे समझेंगे। पहली व्यापारिक पद्धति जिसको हम मर्केंटाइल सिस्टम कहते हैं और दूसरी रोकड़ पद्धति जिसको हम कैश सिस्टम कहते हैं। तो पहले हम मर्केंटाइल सिस्टम पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मर्केंटाइल सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में शामिल करते हैं और शुद्ध लाभ की गणना जो हम करते हैं वो लाभ हानि खाता बनाकर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आय व्यय खाता बनाकर हम ज्ञात करते हैं। और लाभ हानि खाते में और आय व्यय खाते में हम समस्त जो भी व्यापार से संबंधित परिचालन व्यय है, परिचालन आय है, जितनी भी जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम शामिल करते हुए ये खाता तैयार करते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि लाभ हानि खाते में समस्त आयों का लेखा करते हैं, चाहे वे वास्तव में गत वर्ष में प्राप्त हुई है अथवा नहीं। इसी तरह हम सारे व्ययों का लेखा भी करते हैं, चाहे उनका भुगतान गत वर्ष में किया है या नहीं। यहाँ हमारा तात्पर्य आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, प्रीपेड और एक्रूड सबसे हम यहाँ ले रहे हैं। परंतु अधिनियम में किसी भी व्यय की कटौती के लिए उसका भुगतान किया जाना अनिवार्य हो तो उस व्यय का भुगतान न करने पर शुद्ध लाभों की गणना करते समय उसकी कटौती स्वीकृत नहीं की जाती। इसमें पेश की प्राप्त आय तथा पूर्व दत्त जो जैसा भी हमने देखा हम एडवांस का और एक्रूड का भी क्या करते हैं, इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी और एक्रूड इनकम का भी, अनअर्न्ड इनकम का भी हम लेखा करते हैं। लेकिन कैश पद्धति इससे, कैश सिस्टम इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। कैश सिस्टम में क्या होता है कि इसमें केवल हम कैश ट्रांजैक्शंस को ही शामिल करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को इसमें शामिल नहीं किया जाता। नॉर्मली जो कैश सिस्टम है वो प्रोफेशनल जो पर्सन्स होते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, इसे आर्किटेक्ट है मान लीजिए, या
टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनके द्वारा, इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा या क्लब्स के द्वारा इस मेथड को अपना, इस पद्धति को जो है, इस सिस्टम को जो है फॉलो किया जाता है। तो इस पद्धति में वर्ष के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, और इस पद्धति में उपार्जित आय, अदत्त आदि ध्यान में नहीं रखे जाते हैं। तो यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे करदाता ने जिस सिस्टम को अपनाया हुआ है, हम उसी के अकॉर्डिंग उसके लाभों की गणना करते हैं। तो बेसिकली जब भी आपको कोई क्वेश्चन करने को आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड से, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को देखना है कि जो असेसी है आपका, उसने कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया है, मर्केंटाइल सिस्टम है या कैश सिस्टम है। और आप ये देखिएगा कि अगर कैश सिस्टम आया है तो वहाँ आपका जो असेसी है वो प्रोफेशनल असेसी मोस्टली वही उसको सिस्टम को फॉलो करता है। इसी तरीके से देखिए, अनिवार्य रूप से लेखे रखना अनिवार्य है। व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत जब हम आय का निर्धारण करने जाते हैं, हम करियों की आय की गणना करने जाते हैं, तो करदाता द्वारा अनिवार्य रूप से लेखे रखे जाएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, आयकर अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए उस पर कर का निर्धारण किया जाएगा। इसी तरीके से कुछ मानी गई आय होती हैं जिसको हम प्रिज्यूम्ड इनकम कहते हैं। यदि ऐसी कोई आय है जो व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत प्रिज्यूम्ड इनकम के रूप में है, तो हम उन मानी गई आयों को भी इसके अंतर्गत शामिल करेंगे और हम कर की गणना करते समय उन्हें ध्यान में रखेंगे। जैसे मान लीजिए पुस्तकों में जमा की गई कोई राशि है, या ऐसे अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, स्पष्ट नहीं किए गए धन है, या न स्पष्ट किया हुआ व्यय है ना, जैसे जैसे विनियोग जिनको बही खाते में पूरा दिखाया ही नहीं गया है। तो ऐसी प्रिज्यूम्ड इनकम जो कुछ उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, उन्हें हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत शामिल करेंगे, हम उस पर कर की गणना करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें एक बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत व्यवसाय एवं पेशे से लाभ की गणना करते समय हमें ध्यान में रखनी है। अगली क्लास में हम इसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।